हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक इंट्रोडक्शन, जो आपका नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स के अंदर आती हैं। अब उसके अंदर कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ डेफिनेशन हैं जिनको आपको अच्छी तरीके से समझना होगा ताकि हम एक्सरसाइज ये जो 2.2 है वो अच्छी तरीके से सोल्व कर पाएँ। तो सेकेंड एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। जो हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक है, एक नई डेफिनेशन आपके सामने आई है, वो है लीनियर कंग्रुएंस। अब ये सिर्फ कंग्रुएंस तो हम पढ़ चुके हैं कि कंग्रुएंस होता क्या है, लेकिन अब लीनियर कंग्रुएंस क्या होता है। अब लीनियर से आप कुछ समझ पा रहे हैं कि लीनियर का मीनिंग शायद यहाँ पे पावर वगैरह से होता होगा। अब देखो कंग्रुएंस में पावर तो होती नहीं भी, तो लीनियर का मीनिंग आप वन से समझो कि ऐसा कुछ है। तो लीनियर कंग्रुएंस का मीनिंग क्या है उसको डेफिनेशन के तौर पे देखते हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, अगर ax इज कंग्रुएंट टू b मोडुलो m है, बट जहां पे क्या हो a इज इनकंग्रुएंट टू 0 मोडुलो m हो, यानी कि अकेला a है जो वो b से डिवाइड ना होता हो, सॉरी m से डिवाइड ना होता हो, और अगर ax में से b माइनस करे फिर वो किससे डिवाइड हो जाए, m से डिवाइड हो जाए। क्लियर, यानी कि ax में से b माइनस करोगे तो m से डिवाइड हो जाएगा, और ये जो अकेला a है ये m से डिवाइड नहीं होगा। इज कॉल्ड लीनियर कंग्रुएंस, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर कंग्रुएंस बोलते हैं भी। क्लियर, उसके बाद कंग्रुएंस मोडुलो m, एन इंटीजर x नोट, और दूसरा क्या है कि एक इंटीजर है x नोट, कोई भी इंटीजर हो सकता है, इज सेड टू बी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कंग्रुएंस। अब इसका सॉल्यूशन बोला जाता है x नोट को, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर वो आपको फाइंड आउट करना हो, दिस मीन्स वो उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। भी जो भी वैल्यू यहाँ इसको सेटिस्फाई करेगी वही इसका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। वो हमने मान लिया कि x नोट इसका सॉल्यूशन होगा अगर ax इज कंग्रुएंट टू b मोडुलो m का इफ ax नोट इज कंग्रुएंट टू क्या हो, b मोडुलो m हो, यानी कि x की जगह पे अगर x नोट भी आ जाए और तब भी ये क्या रहे, स्टेटमेंट एक्यूरेट रहे, कंग्रुएंस एक्यूरेट रहे, दिस मीन्स x नोट इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या है, अगर x नोट इसका सॉल्यूशन है तो ये ax नोट इज कंग्रुएंट टू b मोडुलो m, तो ax नोट माइनस b को कौन डिवाइड करेगा, m डिवाइड करेगा, सच दैट m इज द डिविजर ऑफ ax नोट माइनस b। इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 2, ये एक वैल्यू है, इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कंग्रुएंस। अब इसका एक सॉल्यूशन है, जब x को 2 पुट करोगे, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 3 5, यानी कि 5 तो 5 से डिविजिबल है, सही है। लेकिन अगर हम x की जगह वहां 3 पुट कर देते कि 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 3 9, 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, तो दिस मीन्स ये जो x इज इक्वल टू 3 है ये उसका सॉल्यूशन नहीं होता। सॉल्यूशन क्या था, x इज इक्वल टू 2। तो ये लीनियर कंग्रुएंस की डेफिनेशन है, जस्ट एक लाइन में है कि अगर ax कंग्रुएंट हो b मोडुलो m के, जहां पे a कंग्रुएंट नहीं होना चाहिए 0 मोडुलो m के भी, तो ये होती है लीनियर कंग्रुएंस। उसके बाद अब कुछ थ्योरम्स हैं जो इस लीनियर कंग्रुएंस पे बेस्ड है, उनको हमें पढ़ना है भी, जिसमें वेरी फर्स्ट थ्योरम है, इफ x नोट इज ए सॉल्यूशन ऑफ ax इज कंग्रुएंट टू b मोडुलो m एंड x1 इज एन इंटीजर, और x1 क्या है, दूसरा कोई इंटीजर है, सच दैट कि x1 इज कंग्रुएंट टू है x नोट मोडुलो m के, देन x1 इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन। तो इसका है जो x1 भी क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन, अगर ये कंडीशन गिवन है। तो यहां से देखिए इसको सोल्व करते हैं। जो गिवन है, स्टार्टिंग में गिवन में है कि जो ax है इज कंग्रुएंट टू क्या होगा, b मोडुलो m होगा, ठीक है। x1 इज एन इंटीजर, अब x1 इसका इंटीजर है सच दैट ये, और x1 क्या होगा, इसका सॉल्यूशन, हमें ये प्रूव करना है। तो x नोट तो ऑलरेडी सॉल्यूशन हमें गिवन है और x1 को सॉल्यूशन हमने प्रूव करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर नोट, हेयर x नोट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस कंग्रुएंस। अब ये x नोट है जो इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अगर सॉल्यूशन है तो हम वैल्यू पुट कर देंगे कि ax नोट इज कंग्रुएंट टू क्या होगा, b मोडुलो m के भी। क्लियर, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। एंड जो और हमें गिवन है, और गिवन है ये वाली स्टेटमेंट कि जो x1 है वो कंग्रुएंट है x नोट मोडुलो m के। क्लियर, अब हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं भी, मल्टीप्लाइंग
बोथ साइड्स, दोनों साइड्स बाय ए से। ए से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, ए एक्स नोट इज कंग्रुएंट टू सॉरी ए एक्स वन इज कंग्रुएंट टू ए एक्स नोट, और ये क्या आएगा मोडुलो एन। इस तरीके से आप लिखोगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया अभी। उसके बाद ये है सेकंड इक्वेशन। तो अब हम क्या लिखते हैं कि जो ए एक्स वन है इज कंग्रुएंट टू होगा, ए एक्स नोट किसके कंग्रुएंट था, बी मोडुलो एम के, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बी मोडुलो एम लिख सकता हूँ भाई। अब ये कहाँ से आया, ये होती है इसकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब आपको ये लग रहा होगा सर आपने तो ऐसे ही लिख दिया कि ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको बताइए तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है क्या, तो इसको समझते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, लेट सपोज मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं कि 8 इज कंग्रुएंट टू 3 मोडुलो 5 है। क्लियर, ये सिंपल सा फंडा है। और उसके बाद 18 इज कंग्रुएंट टू, यहाँ 8 लिखा है और मोडुलो 5 ही है। ये ध्यान रखना भी, इस टाइप की स्टेटमेंट हो कि ये ए एक्स नोट ये इस तरीके से लिखा हो, ये ए एक्स नोट का काम कर रहा है ये वाला, इज कंग्रुएंट टू बी यानी कि ये है 3 मोडुलो 5, और ऐसे ये ए एक्स वन कोई एक अलग वैल्यू है, और ये क्या है ए एक्स नोट मोडुलो एम है भी। क्लियर, इस तरीके से है मान लिया कोई। अब अगर ऐसा है तो उसके बाद देखिए, अब इसका मीनिंग क्या होगा कि 18 में से मैं अगर 8 माइनस करूं तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी सही है। 8 माइनस 3 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी सही है। तो हम 18 में से 8 माइनस क्यों करें, जब 8 में से अकेला 3 माइनस करने पे वो 5 से डिविजिबल है। तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 18 इज कंग्रुएंट टू 3 मोडुलो 5 लिखा जा सकता है कि नहीं, यानी कि इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी कि 18 माइनस 3 करोगे कितना आएगा 15 भी तो डिविजिबल है 5 से। तो ये होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जिसकी हेल्प से हमने ये लिखा है भी। उसके बाद अब अगर ए एक्स वन और बी मोडुलो एम इक्वल हैं, इसको हम मान लेते हैं थर्ड, और इसमें क्या था ए एक्स नोट इज कंग्रुएंट टू बी मोडुलो एम, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड, इसको इक्वेशन नहीं वैसे वैसे लिख लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम क्या लिख सकते हैं, x1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस कंग्रुएंस। दिस मीन्स इसका ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा भाई, क्योंकि देखिए दोनों एक जैसी वैल्यू आ चुकी है कि x नोट की जगह हमने क्या पुट कर दिया x1, तब भी रिजल्ट क्या रहा, सेम। दिस मीन्स ये हुई आपकी थ्योरम नंबर फर्स्ट कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो थ्योरम नंबर सेकंड है वो है द लीनियर कंग्रुएंस ए एक्स इज कंग्रुएंट टू बी मोडुलो एम, वेयर ए है जो वो नॉट कंग्रुएंट है या इनकंग्रुएंट आप बोल सकते हो 0 मोडुलो एम के, हैज ए सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ ए एम डिवाइड्स बी। यानी कि इसका सॉल्यूशन सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगा अगर जीसीडी ऑफ ए और एम का जीसीडी बी को डिवाइड करेगा। तो ये हमें प्रूव करना है भी। तो उसके लिए देखिए इसके सॉल्यूशन में है, यहाँ पे जो गिवन है कि ए एक्स इज कंग्रुएंट टू बी मोडुलो एम है भी। क्लियर, अब हमें बताना है कि इसका सॉल्यूशन सिर्फ इस कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हम उल्टा चलते हैं भी। उल्टा जैसे हम सॉल्यूशन सपोज कर लेते हैं और इस कंडीशन को प्रूव कर देंगे और बाद में इसका कन्वर्ज भी ट्रू बता देंगे। तो हम मान लेते हैं लेट एक्स नोट बी द solution of given congruence। तो हमने मान लिया कि जो x नोट है वो सॉल्यूशन है। अगर x नोट सॉल्यूशन है तो मैं क्या लिख सकता हूं कि a x नोट इज कंग्रुएंट टू b मोडुलो m के होगा, और दिस इंप्लाइज, इसका मीनिंग क्या हुआ कि m डिवाइड्स करेगा a x नोट माइनस b को। ठीक है ना, ए एक्स नोट में से बी माइनस करोगे तो उसको एम डिवाइड करेगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो ए एक्स नोट माइनस बी है अगर उसको एम भाग करता है, दिस मीन्स के इंटू एम लिख सकते हैं, जहां पे ये जो के लिखा है मैंने ये कोई भी इंटीजर हो सकता है भी, यानी कि ये जो दिस नंबर है वो एम का क्या होगा, मल्टीपल होगा, तभी तो वो डिवाइड करेगा। अब उसके बाद अगर ये के एम इस तरीके से हमने लिखा है, हम बी की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये आएगा ए एक्स नोट, ये के एम हो जाएगा माइनस,
और ये इक्वल टू बी। इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। ये ध्यान रखना किलोमीटर नहीं है, के इंटीजर एम भी कोई इंटीजर हो सकता है। क्लियर। उसके बाद अब बी की वैल्यू ये आई। अब हमें प्रूव करना है कि जो जीसीडी ऑफ क्या है, ए एम है। तो हम मान लेते हैं कि जो जीसीडी ऑफ ए एम है वो क्या है, डी। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो डी है वो इस बी को पक्का डिवाइड करेगा। अब अगर ए एम का जीसीडी क्या है, डी है, देन डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स एम। इसका मीनिंग ये हुआ कि डी इज द डिवीजर ऑफ ए एंड डी इज द डिवीजर ऑफ एम। दिस इंप्लाइज जो डी है वो डिवीजर होगा ए एक्स नोट और माइनस के एम का भी, जहां मैं लिख सकता हूं कि वेयर एक्स नोट कोमा के बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि ये हम थ्योरम ऑफ डिविजिबिलिटी के अंदर पढ़ के आए हैं। अगर डी ए को भी भाग करता है, डी बी को भी भाग करता है कि तो डी है जो ए एक्स और प्लस बी वाई को भी डिवाइड करेगा, जहां एक्स वाई को इंटीजर हो सकते हैं। लेकिन एक्स की जगह अब क्या है, एक्स नोट, वाई की जगह क्या है, माइनस का के है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर डी डिवाइड करता है ए एक्स नोट माइनस के एम को, तो दिस मीन्स ए एक्स नोट माइनस के एम की वैल्यू क्या है, बी। तो दिस इंप्लाइज डी किसको डिवाइड करेगा, बी को। तो ये हमने प्रूव कर दिया अभी। अब इसी थ्योरम का जो कन्वर्ज है, यानी कि प्रूव तो हमें उल्टा करना था, क्योंकि ये तो हमें क्या था, यानी कि इसी कंडीशन पे तो ये बोल रहा था कि ये सॉल्यूशन होगा, लेकिन हमने तो उल्टा ले लिया कि सॉल्यूशन मान लिया और ये कंडीशन बना दी। अब अगर ये कंडीशन गिवन हो तो मान लेते हैं कि लेट डी डिवाइड्स बी। अब हम उल्टा चलते हैं इसका। अब इस कंडीशन पे ही सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा। जो मेन मुद्दा है वो ये है, अगर डी डिवाइड करता है बी को, हेयर हमने मान लिया कि डी है जो बी को डिवाइड करेगा, और ये जो डी है वो क्या है, जीसीडी ऑफ ए एम है भी। क्लियर। अगर डी जीसीडी है ए एम का और डी भाग करता है बी को, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि बी को डी भाग करता है, वो मान लिया सम K1 आया भी। क्लियर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस इंप्लाइज जो बी है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, DK1 लिख सकता हूं। ठीक है, या फिर के लिख लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये क्या हो गया, डी के हो गया अभी, यानी कि बी इक्वल टू डी के, या के डी बना लो, वो सिंगर का नाम आपको अच्छा लगेगा कि वो के डी लिख दो उसको। अब यहां से देखिए, अगर ए एम का जीसीडी डी है, देन देयर एग्जिस्ट, तो यहां एग्जिस्ट करेंगे इंटीजर्स एक्स नोट एंड वाई नोट सच दैट कि हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि ए एक्स नोट प्लस एम वाई नोट इज इक्वल टू क्या आएगा, डी भी। ऐसा हम लिख सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए, अब हम क्या करते हैं कि जो ए एक्स नोट, ठीक है ना, अब ए एक्स नोट ये एम वाई नोट ये डी है। अब ऐसे तो काम चलना नहीं, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं भी। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय के से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, के ए एक्स नोट प्लस के एम वाई नोट, और ये क्या बनेगा, डी के, क्योंकि के तो कोई इंटीजर है, स्केलर वैल्यू, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड। अब उसके बाद देखिए, जो डी के की वैल्यू थी वो क्या थी भी, बी। तो इसको मैं लिख सकता हूं के ए एक्स नोट प्लस के एम वाई नोट इज इक्वल टू क्या है, बी। अब हम इसको लिखते हैं के ए एक्स नोट माइनस में बी हो गया, और उस साइड ये क्या हो जाएगा भाई, के एम वाई नोट, के एम वाई नोट, यानी कि ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं के ए एक्स नोट माइनस बी, और यहां से m इंटू माइनस के वाई नोट लिख सकता हूं भी। ऐसा लिखा जा सकता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दिस नंबर इज मल्टीपल ऑफ m, दिस इंप्लाइज m डिवाइड्स के ए एक्स नोट माइनस बी। ऐसा आप लिख सकते हैं भी। क्लियर, कि ये जो के ए एक्स नोट है और माइनस बी, इसको डिवाइड करता है m। अब हमें क्या प्रूव करना था कि ए एक्स है जो कॉन्ग्रुएंस होगा बी मॉड्यूलो एम के। अगर ये कंडीशन है, दिस मीन्स इसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा।
तो अब देखिए यहां से हमने क्या लिखा कि m है जो वो डिवाइड करेगा इसको, क्योंकि m के साथ ये क्या है, एक मल्टीपल है, यानी कि कोई भी इंटीजर हो सकता है ये। तो m इंटू सम इंटीजर इक्वल टू दिस है। अगर ये नंबर m का मल्टीपल है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, थ्योरम ऑफ डिविजिबिलिटी में हमने पढ़ा था। और यहां से इसको क्या लिखा जा सकता है कि k(a)x0 इज कंगुरेंट टू b मोडुलो और क्या होगा m। और इस k(a)x0 को इस तरीके से मैं लिख सकता हूं कि a ये एज ए और k(x0 इज कंगुरेंट टू b मोडुलो m, ठीक है ना, कि ये एज इट इज। तो ये a और दिस इक्वल टू क्या है, b कंगुरेंट टू b मोडुलो m। और जो ये था भाई, यहां से देखिए स्टेटमेंट हमें ये गिवन थी। अब फर्स्ट स्टेटमेंट को और इसको देखो, दोनों में क्या डिफरेंस है भी, x की जगह पे क्या गया kx0, दिस मीन्स kx0 इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। और यही हमें प्रूव करना था कि इसका सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा कि जब ये कंडीशन वेरीफाई होगी कि जो d है वो डिवाइड करेगा b को, और d क्या था, GCD ऑफ am। क्लियर। तो ये इसका इस तरीके से प्रूव और फिर इसका कन्वर्ज में प्रूव, तो दोनों आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखिए, जो थ्योरम नंबर 3 है, इस एक्सरसाइज की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और वो इंपॉर्टेंस इस वजह से रखती है क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 उसी पे बेस्ड है भी, ज्यादातर क्वेश्चन इसी थ्योरम से हैं। तो स्टेटमेंट देखते हैं, इफ द GCD ऑफ AM इज इक्वल टू D एंड D डिवाइड्स B, प्रूव दैट द लीनियर कंग्रुएंस, ये जो हमें गिवन है, ax इज कंग्रुएंट टू b मोडुलो m हैज एग्जैक्टली d सॉल्यूशन व्हिच आर इनकंग्रुएंट मोडुलो n। अब ये पहले इसका मीनिंग समझते हैं। ये बोल रहा है कि अगर am का GCD d है और d डिवाइड करता है b को, ये हम प्रीवियस थ्योरम में अभी हमने पढ़ा है कि अगर ऐसा है तो इसका कम से कम एक सॉल्यूशन तो जरूर एग्जिस्ट करेगा, जो x0 हमने माना था प्रीवियस थ्योरम के अंदर। लेकिन ये बोल रहा है कि अब टोटल d सॉल्यूशन होंगे और वो सॉल्यूशन होंगे इनकंग्रुएंट मोडुलो m के। इसका भी एक मीनिंग है कि वो इनकंग्रुएंट मोडुलो m क्यों लिखा है। अब आपके माइंड में आ रहा है, सर जब सॉल्यूशन है तो इसने इनकंग्रुएंट क्यों लिख दिया, इसने तो कंग्रुएंट लिखना चाहिए था। तो ये सारी चीजें अभी इस थ्योरम में क्लियर होंगी कि वो इनकंग्रुएंट मोडुलो m है। सॉल्यूशन तो कितने एग्जिस्ट करेंगे, d, यानी कि अगर GCD की वैल्यू आपकी 5 आती है am के GCD की तो 5 सॉल्यूशन हुए। GCD की वैल्यू मान लिया 10 आ गई तो 10 सॉल्यूशन। अब GCD की वैल्यू अगर 1 आ गई तो एक ही सॉल्यूशन होगा भी। क्लियर, ये हमें प्रूव करना है अभी। तो उसके बाद देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं इसको। जो गिवन है, हमें गिवन है कि ax इज कंग्रुएंट टू b मोडुलो m, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट है इस तरीके से। और हमें क्या गिवन है हेयर कि जो am का GCD है वो d है। अगर GCD क्या है, d, इसका मीनिंग क्या हुआ, देन कि जो d है वो डिवीजर होगा a का भी, एंड d है डिवीजर होगा m का भी, यानी कि दोनों को डिवाइड करेगा तभी तो GCD आया है। तो हम लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट, तो इस तरीके से लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स a1 एंड m1 सच दैट कि जो a की वैल्यू है वो होगी a1d एंड जो m की वैल्यू है वो बनेगी m1d, एंड जो a1 m1 है वो को प्राइम्स होंगे, यानी कि उसका GCD क्या बनेगा, 1 बनेगा। यानी कि यहाँ दो ऐसे इंटीजर जरूर एग्जिस्ट करेंगे भी, क्योंकि a भी किसका मल्टीपल है, d का, m भी किसका मल्टीपल है, d का, और ये am इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दिस मीन्स हमने क्या ले लिया, इसका GCD 1 ले लिया भी। क्लियर। उसके बाद अब यहां से देखिए, ये जो ax इज इक्वल टू b मोडुलो m है, इसमें ये a है, x इज कंग्रुएंट टू b मोडुलो n। तो अगर ये d b को डिवाइड करता है तो थ्योरम सेकंड क्या कहती है भी, इसका एक सॉल्यूशन तो जरूर होगा। हियर द कंग्रुएंस, ये जो कंग्रुएंस है, हैज ए सॉल्यूशन से x0, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ d डिवाइड्स b, ये हम थ्योरम सेकंड में पढ़ के आए हैं। और d है जो वो तो b को डिवाइड करता है, ये भी इसने दे रखा है, दिस मीन्स ये सॉल्यूशन 100% होगा।
तो अगर ये सॉल्यूशन है तो हम इस x की जगह पुट कर देंगे, यानी कि ए एक्स नोट इज कंग्रुएंट टू बी मोडुलो m होगा अभी। क्लियर, ये सेकंड हुआ। क्लियर, अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इनको, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। अब फर्स्ट में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो ए एक्स माइनस ए एक्स नोट, क्लियर, इज कंग्रुएंट टू बी मोडुलो m में से बी मोडुलो m ही माइनस कर देना है अभी, तो 0 मोडुलो m होगा अभी। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और इनमें से a कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस एक्स नोट इज कंग्रुएंट टू 0 मोडुलो m। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस इंप्लाइज कि दिस नंबर -0 को क्या डिवाइड कर पा रहा है, m, और -0 करो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दिस मीन्स m डिवाइड्स a इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। क्लियर, अब हम क्या कर देते हैं, m और a की वैल्यू पुट कर देते हैं। m की वैल्यू क्या थी, m1d इज द डिविजर ऑफ a की वैल्यू क्या है, a1d, और ये क्या हुआ, x माइनस एक्स नोट। अब d तो यहां से कैंसिल होगा। अगर इस कंप्लीट को m1d डिवाइड कर पा रहा है, इसके डिवाइड में m1d करेंगे तो d से d कैंसिल। दिस मीन्स a1 और x माइनस एक्स नोट को m1 भी डिवाइड कर पाएगा। बट यहां से हम लिखते हैं कि जो a और m का a1 और m1 का जो GCD था वो 1 हमने लिया था यहाँ पे भी। अगर इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर दोनों नंबर्स का GCD 1 आ रहा है तो वो एक दूसरे को तो कट नहीं करते, और ये बोल रहा है कि f1 इस पूरे को कट कर रहा है। अब अगर पूरे को कट करता है तो दिस का मीनिंग क्या होगा, a1 को तो वो कट नहीं कर रहा है, तो इस ब्रैकेट वाले नंबर को कट करता होगा, कट करना यानी कि डिवाइड करता होगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज कि जो m1 है वो डिवाइड करेगा x माइनस एक्स नोट को भी। क्लियर, तो उसके बाद अब यहां से इसको अगर कंग्रुएंस की फॉर्म में लिखें तो वो हम क्या लिख सकते हैं कि x इज कंग्रुएंट टू एक्स नोट मोड्यूलो m1, ऐसा भी हम लिख सकते हैं अभी। अब बात एक ही है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि ये आप लिखो या ना लिखो, ये जस्ट सिर्फ मैंने यहां से इसको कंग्रुएंस की फॉर्म में लिख दिया। अब यहां से देखो, अगर m1 डिवाइड करता है, अगर m1 डिवाइड करता है x माइनस एक्स नोट को, देन मैं ये भी लिख सकता हूं कि x माइनस एक्स नोट इक्वल टू mk होगा, वेयर k इज एनी इंटीजर। यानी कि ये जो नंबर है x माइनस एक्स नोट जो m से डिवाइड होता है वो m का क्या बनेगा, भी मल्टीपल बनेगा। और हमें वैल्यू चाहिए x की, क्योंकि जो x की वैल्यू होगी वही तो इसका सोल्यूशन होगा। तो x इक्वल टू क्या बना, x नोट प्लस mk, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन होगा। अब ये जो सॉल्यूशन है वो डिपेंड करता है k की वैल्यू पर। क्लियर, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, जो k था वो इंटीजर था, पुटिंग k इज इक्वल टू 0 1 2 3 सो ऑन। कहां तक हम पुट कर लेते हैं, d माइनस 1 तक, क्योंकि सॉल्यूशन कितने हैं, d, सॉल्यूशन क्या है, d। अब d से आगे वाले जो सॉल्यूशन है वो बार बार वही बन जाएंगे, ये भी हम प्रूव कर देंगे। क्लियर, यानी कि पहले d सॉल्यूशन निकाल लें और उसके बाद हम सपोज करेंगे भी जो हमने d सॉल्यूशन मान लें उससे ज्यादा भी इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, कि जैसे हमने d की वैल्यू 5 है, अभी 5 सॉल्यूशन मान लिए, पहले तो वो प्रूव कर दिए हाँ भाई ये 5 सॉल्यूशन है, फिर हम मान लेते हैं भी छठा सॉल्यूशन भी है, और वो छठा सॉल्यूशन उन 5 में से ही एक मिलेगा। अगर कोई 7वां सॉल्यूशन है तो उन 5 सॉल्यूशन में से ही एक मिलेगा, इसको हम प्रूव कर देंगे। क्लियर, तो हमने k की वैल्यू 0 से लेके d माइनस 1 तक पुट की है, तो टोटल कितनी वैल्यू हुई, 1 2 3 सो ऑन, लास्ट में कितनी d वैल्यूज हो जाएंगी भी। तो जो x की वैल्यू आएगी, अगर k की जगह 0 पुट करें तो क्या बनेगा, x नोट, k की जगह 1 पुट करें तो ये बनेगा, ये सॉरी m1 था तो यहाँ m1 लिख ले, ठीक है ना, m और m1 में डिफरेंस है, तो ये बनेगा x नोट प्लस m1 अगर k की वैल्यू 1 पुट की। उसके बाद अगर 2 पुट की तो x नोट प्लस 2m2 सो ऑन, लास्ट तक वैल्यू जाती जाएगी। लास्ट में जब d1 पुट करोगे तो x1 और प्लस ये d माइनस 1 पुट किया, अब क्या आया m1, तो ये हमारे क्या होंगे, d सॉल्यूशन होंगे भी। क्लियर, अब d सॉल्यूशन तो हमने निकाल लिए। अब हम मान लेते हैं कि जैसे यहाँ 1 और 2, इनको इस तरीके से इसको थर्ड नंबर दे दो, ठीक है, लेट देयर एग्जिस्ट अनदर सॉल्यूशन from these d solutions। क्लियर,
अब हम क्या मान लेते हैं कि इन डी सॉल्यूशन के अलावा भी कोई ऐसे सॉल्यूशन है जो यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें अब क्या प्रूव करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कि जो अदर सॉल्यूशन है, अदर सॉल्यूशंस आर फ्रॉम द सेट ऑफ डी सॉल्यूशंस। अब हमें प्रूव करना है कि जो बाकी के अलग सॉल्यूशन हैं वो भी इसी सेट में से आएंगे अगर डी से ज्यादा आप सॉल्यूशन ले रहे हो भी। तो उसके लिए देखिए, तो यहां से हम एक स्टेप करते हैं, हियर यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम व्हेन k is डिवाइडेड बाय d, यानी कि ये क्या था, कोई भी इंटीजर था, इसको हम d से डिवाइड कर देते हैं, kd होगा ना ये। तो जब k को आप d से डिवाइड करोगे तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि d से हमने डिवाइड किया, p कोई कोसेंट आएगा और r कोई रिमाइंडर आएगा, जहां पे जो r की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है, लेकिन जो भाग करने वाला है d उससे हमेशा छोटी रहेगी। तो ये हो गया भी आपका। अब हम क्या करते हैं, इस k की वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं। इक्वेशन 3 थी तो इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, क्लियर। अब ये 3 नीचे आ गई, 4 ऊपर आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये तो जस्ट नाम हम दे रहे हैं, आप ऊपर 3 नीचे 4 भी लिख सकते हो। तो जब k की जगह यहां वैल्यू पुट करोगे तो मैं लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 4 से हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू एक्स नोट प्लस m1 इंटू के की वैल्यू क्या है dp प्लस r। तो यहां से x इक्वल टू क्या बनेगा, x नोट प्लस m1 dp और प्लस m1 r, यानी कि मल्टीप्लाई कर दी। अब जो यहाँ m1d की वैल्यू थी भाई, m1d देखिए यहां से m1d की वैल्यू क्या थी, m थी, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं x इक्वल टू एक्स नोट प्लस m और ये क्या बना p, क्योंकि m1d क्या लिख दिया, m लिख दिया। अब प्लस m1r, अब इसको इस साइड लेके आए, x में से माइनस होगा, ये x नोट को भी माइनस कर दो और इस m1r को भी माइनस कर दो, इक्वल टू क्या आया, mp आया अभी, क्लियर। अब यानी कि ये जो कंप्लीट नंबर है लेफ्ट साइड में, ये क्या है, m का मल्टीपल है, जहां p क्या था, कोसेंट है यहाँ पे। तो दिस इंप्लाइज कि जो m है वो डिवाइड करेगा x माइनस एक्स नोट प्लस m1r को, क्लियर। अगर इनको कंग्रुएंस की फॉर्म में लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि x इज कंग्रुएंस टू एक्स नोट m1r और मॉड्यूलो m, क्लियर। और जहां पे r की वैल्यू क्या है भी, ये हम डिफाइन करते रहेंगे कि r है जो वो 0 से बड़ा होगा और d से छोटा होगा, ठीक है ना। अब d की वैल्यू क्या थी भी, यानी कि जिससे हम डिवाइड कर पा रहे थे d की वैल्यू, अब d से छोटा होगा, इसका मीनिंग क्या होगा भाई, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, d माइनस 1 तक जा सकता है, लेकिन d कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि भाग देने वाले से कभी जो रिमाइंडर है वो उसके इक्वल भी नहीं हो सकता, बड़ा तो दूर की बात है, क्लियर। तो अब अगर r की वैल्यू यहां से हम सपोज करें तो r की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 सो ऑन d माइनस 1 तक होगी, यही है इसका मीनिंग। अब अगर r की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो ये क्या होगा, 0, यहां से सॉल्यूशन क्या है, x नोट, उसके बाद जब 1 पुट करोगे तो x नोट प्लस m1, यानी कि ये जितने भी सॉल्यूशन हैं सारे के सारे इसी सेट में से आगे जो पहले के d थे, यानी कि हमने जो आगे वाले सॉल्यूशन माने वो दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो गए और वो इसी में से आगे भी, क्लियर। दिस मीन्स, इसका मीनिंग क्या होगा, सॉल्यूशन तो d ही है, चाहे उसको लिख लो 50 बार, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भी। अब सॉल्यूशन d है तो d ही रहेंगे। मान लिया d की वैल्यू 5 है, 5 सॉल्यूशन है, जैसे एक 1 2 3 4 5, ये पांचों सॉल्यूशन है। अब अगर आप दोबारा फिर 5 4 3 2 1 दोबारा रिपीट करके बोल देते हैं नहीं सर 10 सॉल्यूशन होंगे, तो वो 10 नहीं है तो वो 5, या बार बार क्यों लिख रहे हो भाई, क्योंकि सेट्स के अंदर रिपीटेशन तो वैसे अलाउड नहीं होती। दिस मीन्स इसी सेट के सॉल्यूशन बनेंगे, चाहे आप जितने मर्जी निकाल लेना भी, क्लियर। अब उसके बाद अब जो है ये मेन मुद्दा है, ये लास्ट में ये जो लाइन लगा रखी है कि इनकंग्रुएंट मॉड्यूलो n, यानी कि ये जो सारे के सारे सॉल्यूशन हैं वो क्या होंगे, इनकंग्रुएंट मॉड्यूलो m होंगे भी, क्लियर। तो ये इसको रफ करना पड़ेगा क्योंकि थ्योरम थोड़ी लेंथी है, यहां पे नहीं हो पाएगा भी, इसको याद रखना जो मैंने लिखा था
क्योंकि लिखा हुआ ही या इसके अंदर यूज होगा। तो अब यहां से देखिए, इफ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल है हम लिख लेते हैं कि जो ये सॉल्यूशन है x नोट प्लस m1 k1, जहां k1 कोई इंटीजर हो सकता है, इज कंग्रुएंट टू x नोट m1 k2 और मॉड्यूलो m के। ये हमने सपोज कर लिया अभी, क्योंकि हमने प्रूव करना है सॉल्यूशन इनकंग्रुएंट टू मॉड्यूलो m होंगे, जहां पे ये जो k1 है इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी और d से छोटी, एंड ऐसे ही k2 की वैल्यू भी क्या होगी, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू और d से लेस देन। एंड ये जो k1 k2 लिया है ये हमने नॉट इक्वल लिया, अभी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर हम इक्वल ले लेते तो k1 k2 इक्वल, तो सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू माइनस 0 0 तो हर किसी से डिवाइड हो जाएगा, फिर तो कुछ फायदा ही नहीं था। अब हम क्या करते हैं, इसका मीनिंग क्या है भी, दिस वन इज कंग्रुएंट टू दिस मॉड्यूलो m के, दिस मीन्स m डिवाइड करेगा x नोट प्लस m1 k1 माइनस x नोट और यहाँ प्लस m1 प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस और k2, ठीक है ना, यहाँ बीच में प्लस था, ये ध्यान रखना, ये रह गया था बीच में। तो उसके बाद देखिए, दिस इंप्लाइज, अब यहाँ से x से कैंसिल x नोट से, तो m डिवाइड्स m1 आया कॉमन, तो वैल्यू क्या आई k1 माइनस k2, क्लियर। अब उसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, m की वैल्यू क्या थी, अगर आपको ध्यान हो, इसकी वैल्यू थी d1m, ठीक है ना, ओ सॉरी dm1, ठीक है ना, dm1, क्योंकि m a और m का जीसीडी क्या था, d से डिवाइड होता था, तो एक इंटीजर हमने m1 सपोज किया था, अभी यहीं लिखी थी वैल्यू, हमने वहां भी पुट की थी भी। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये डिवाइड करेगा m1 k1 माइनस k2 को। अब m1 से तो m1 कैंसिल, दिस इंप्लाइज d डिवाइड करना चाहिए k1 माइनस k2 को, लेकिन अब ये तो उल्टा हो गया। बट अब हमें पता है कि जो k1 है वो भी d से छोटा है, k2 है वो भी d से छोटा है, दिस इंप्लाइज अगर k1 माइनस k2 करोगे तो वो भी तो वैल्यू किससे छोटी आएगी, d से। अभी तो हमने लिखा था स्टार्टिंग में, लेकिन ये बोल रहा है भी d अपने से छोटे नंबर को डिवाइड कर पा रहा है। अब कोई भी नंबर अपने से छोटे नंबर को डिवाइड कब कर पाएगा, अगर आप प्रीवियस थ्योरम्स को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, डिविजिबिलिटी वाले को, वहां भी आया था। दिस मीन्स कि वो नंबर क्या होगा, 0 होगा। कोई भी नंबर अपने से छोटे नंबर को तभी डिवाइड कर पाता है जब वो छोटा नंबर 0 हो, 0 के अलावा कोई ना हो। दिस मीन्स k1 माइनस k2, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, दिस इंप्लाइज k1 इज इक्वल टू क्या होगा k2, और k1 इज इक्वल टू k2 होगा, फिर तो मुद्दा ही खत्म, ठीक है ना। तो दिस मीन्स सेम में से सेम माइनस करके 0, वो डिविजिबल हो जाएगा m से, लेकिन हम तो प्रूव करना चाह रहे थे कि वो इनकंग्रुएंट नहीं होगा, तो दिस मीन्स ये क्या हुआ इनकंग्रुएंट, दोबारा से वही k1 इज इक्वल टू क्या आ गया k2 आ गया भी। तो ये सारे के सारे जितने भी सॉल्यूशन है वो इनकंग्रुएंट होंगे मॉड्यूलो m के। अब यहां से ये जो थ्योरम मैंने अभी आपको कंप्लीट करवाई है, तो हमारी यहाँ थ्योरम है जो वो कंप्लीट हो चुकी है लास्ट में, हेंस ये आपने रिजल्ट लिख देना है अभी। इससे हो सकता है कि आपको 100% समझ में ना आया हो, लेकिन जैसे ही हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो ये वाली सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, क्योंकि अब यहाँ क्वेश्चन तो है नहीं, ना ही वैल्यू है, और ना हर जगह आपको वैल्यू पुट करके दिखाई जा सकती है भी। साथ में एक क्वेश्चन लेके चले, साथ में एक थ्योरम लेके चले, अकेली थ्योरम ही नहीं बोर्ड पे कंप्लीट आ पा रही है अभी, तो साथ में क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। यानी कि थ्योरम्स के बाद जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे, एक बार इस थ्योरम को एक बार देखो, थोड़ा नहीं समझ में आ रहा वीडियो रिवाइंड करो, दोबारा देखो, क्योंकि वीडियो बार बार देखने के पैसे थोड़े ना लगते हैं भाई, डाटा लगता है, ठीक है चलो एक बार और देख लेंगे, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। लेकिन जैसे ही हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, ये थ्योरम आपको एकदम एग्जैक्ट ऐसे क्लियर होगी, हाँ भाई एक्चुअल में इतना कुछ हो रहा था। अब देखो छोटे से क्वेश्चन के लिए, इसके क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं है, बिल्कुल छोटे से हैं, लेकिन थ्योरम में हमें बहुत कुछ साबित करना होता है और वो चीजें हर एक जगह लागू होनी चाहिए। ये नहीं कि एक दो क्वेश्चन पे लागू हो बस होगी थ्योरम, तीसरे को वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रही भी, क्लियर। तो इस वजह से थ्योरम्स में टाइम भी ज्यादा लगता है और उनको समझना भी थोड़ा मुश्किल होता है एज कंपैरिजन टू क्वेश्चंस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जो थ्योरम नंबर 4 है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये केयूके के एग्जाम में आ चुकी है और एमडीयू के एग्जाम में भी आ चुकी है अभी। तो बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है, अभी थ्योरम जो हमने थर्ड की उसी पे बेस्ड है, इससे ज्यादा नहीं है।
इफ द जीसीडी ऑफ ए एम इक्वल टू 1, अगर ए एम का जीसीडी 1 है, दिस मीन्स ए और एम क्या होंगे, को प्राइम होंगे। देन प्रूव दैट द लीनियर कांग्रुएंस ए एक्स इज कांग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर हम स्टेटमेंट से बात करें तो थर्ड में ही ये प्रूव हो गई थी भी। थर्ड में प्रूव कैसे हो गई थी, थर्ड में बोल रहा था अगर ए एम का जीसीडी डी है तो उसके डी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन यहां अगर ए एम का जीसीडी 1 है तो इसका एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए, और वो एक ही सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। जब सॉल्यूशन ही एक है, दूसरा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, दिस मीन्स यूनिक तो अपने आप ही हो गया ना। तो इसको जस्ट ऐसे समझो आप, जस्ट अभी हमने इसको प्रूव कर देना है 2-4 लाइनों में, और इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं भी। तो यहां हम लिख देते हैं सॉल्यूशन के अंदर हेयर कि जो ए एम का जीसीडी क्या है 1, एंड जो 1 है वो डिवाइड करेगा बी को भी, क्योंकि डी किसको डिवाइड करता था, बी को। देन तो हम लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स p एंड q सच दैट, अब दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे कि मैं ये लिख सकता हूं कि AP प्लस MQ इज इक्वल टू क्या होगा 1। ये थ्योरम ऑफ डिविजिबिलिटी कहती है, अभी फर्स्ट चैप्टर में आई थी। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स बाय b से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा, AP और b प्लस MQB इज इक्वल टू क्या होगा b को इस साइड ले आते हैं, APB माइनस b इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं m इंटू माइनस QB, क्योंकि नेगेटिव हो गया ना, बात तो एक ही है। दिस मीन्स ये जो नंबर है वो क्या है, m का मल्टीपल। तो मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज m डिवाइड्स APB और माइनस b। क्लियर। तो ये भी लिखा जा सकता है कि जो APB है वो कांग्रुएंट होगा b मॉड्यूलो m के, ठीक है ना। ये m छोटा लिखना है, कहीं आपको ये लग रहा हो कि बड़ा हो, स्मॉल m है। तो APB इज कांग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m, और इसको अगर मैं ये लिखूं, ऐसे लिख सकता हूं APB इज कांग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। तो यहाँ पे ये जो PB है ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है ना, P इंटू B। क्लियर। तो अब ये सॉल्यूशन तो हमने बता दिया भी एक ही होगा। अब इसकी यूनिकनेस चेक करते हैं कि कोई दूसरा तो नहीं आ जाए, ठीक है ना। यूनिकनेस जिसको हम बोलते हैं कि कहीं इसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन तो ना हो। हमने एक तो बता दिया, क्या तो दूसरा भी इंतजार में बैठा हो, हम भी सॉल्यूशन बनेंगे, तो ऐसा तो नहीं है। तो हम मान लेते हैं इसमें यूनिकनेस में इफ पॉसिबल, कि अगर पॉसिबल है लेट x1 एंड x2 बी द सॉल्यूशंस ऑफ कंग्रुएंस। तो इसका हमने क्या मान लिया, दो सॉल्यूशन मान लिए इस कंग्रुएंस के, सच दैट कि जो x1 x2 है, अब इसमें जो डिवाइड करने वाला है वो m है, तो जो x1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन m। ऐसे ही x2 की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन m आएगी, यानी कि भाग करने वाले से तो बड़ा नहीं आ सकता ये। तो अगर ये सॉल्यूशन है, दिस इंप्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, ax1 इज कांग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m लिख सकते हैं। और अगर दूसरा भी सॉल्यूशन है तो ax2 b मॉड्यूलो m लिख सकते हैं। क्लियर। आप क्या करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं भी, फर्स्ट में से सेकंड को। तो a आया कॉमन, ये क्या है, x1 माइनस x2, b मॉड्यूलो m माइनस b मॉड्यूलो m, तो ये क्या है, 0 मॉड्यूलो m। अब इसका मीनिंग क्या होया, यहाँ माइनस 0 करोगे कोई इफेक्ट नहीं। दिस इंप्लाइज m डिवाइड्स a और x1 माइनस x2, बट जो am का GCD है वो तो 1 है। दिस मीन्स m डज नॉट डिवाइड्स a, यानी कि m है जो a को तो डिवाइड नहीं कर पाएगा। दिस इंप्लाइज m किसको डिवाइड करता होगा, x1 माइनस x2 को डिवाइड करता होगा भी, लेकिन यहां फिर बट आ गया। अब बट कैसे आया कि x1 तो छोटा है m से और x2 भी छोटा है m से। दिस मीन्स x1 माइनस x2 भी क्या होगा, छोटा होगा m से। तो इसका मीनिंग ये हुआ, अब m डिवाइड कर पा रहा है इस नंबर को और ये नंबर है m से छोटा, तो इसका मीनिंग जो अभी मैंने प्रीवियस फॉर्म में बताया था कि जो x1 और x2 की वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी। कोई भी नंबर अपने से छोटे नंबर को तभी डिवाइड कर पाता है अगर वो क्या हो, 0 हो। तो दिस मीन्स यहाँ से x1 इक्वल टू क्या आया, x2। तो ये तो हमारा बेवकूफ़ बना रहा था भी, हमने यहाँ खाम का दो सोल्यूशन मान लिए और लास्ट में दोनों हम बोले कि ये तो इक्वल है
है कि नहीं। तो दिस मीन्स ये हुई इसकी यूनिकनेस। दो सॉल्यूशन मान भी लोगे तो वो एक ही जैसे आएंगे कि मान लिया एक सॉल्यूशन 2 है, अब इस 2 को तो चाहे 50 बार लिख दो, क्या 50 बार लिखने से 2 कुछ चेंज हो जाएगा, है तो ये एक ही। तो दिस मीन्स ये क्या है, इसकी यूनिकनेस है, ऐसा लिखोगे तो ये एक ही बनेगा। क्लियर। तो ये है भी आपकी थ्योरम नंबर 4 जो कि इंपॉर्टेंट है थर्ड की तरह। थर्ड और फोर्थ ही मेन है, इसमें ज्यादातर इन्हीं का यूज होगा एक्सरसाइज के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 की जो बेसिक्स के अंदर सारी थ्योरम्स है, थ्योरम नंबर 1, 2, 3, 4 और लीनियर कंग्रुएंस की डेफिनेशन पढ़ी भी। ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, तभी एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी। अब मैं ये तो नहीं कहता कि आपको 100% समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्टूडेंट डेरिवेशन थ्योरम्स को वैसे ही कम देखते हैं, वो एक्सरसाइज की तरफ भागते हैं। उनकी जो थिंकिंग है वो इस टाइप की हो चुकी है कि एक्सरसाइज कर लें भी, ये थ्योरम वगैरह तो आती रहेंगी, क्योंकि एग्जाम में थ्योरम भी बहुत रिपीट होती है भी, अकेली एक्सरसाइज नहीं आती, एग्जांपल्स बहुत आते हैं। एक्सरसाइज का पोर्शन कम रहता है, एग्जांपल और थ्योरम का पोर्शन ज्यादा रहता है। तो आप बेसिक पे फोकस क्या करें, एक्सरसाइज तो अपने आप होती चली जाएगी। उसके बाद अब ये इन थ्योरम्स के बाद आपकी जो एक्सरसाइज के बेसिक इंट्रोडक्शन में कुछ रूल हैं, और वो रूल मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। वो रूल आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहे होंगे भी कि केस 1, केस 2, केस 3, ये टोटल 6 केसेस है। जस्ट आपने क्या करना है, 1 बाय 1 इन रूल्स को आपने पढ़ते जाना है भी। जैसे ये केस 1, फिर केस 2, फिर केस 3, केस फिर आगे फिर 1, 2, 3 वो अलग अलग से हैं। ये वर्किंग रूल इतने बड़े लिख रखे हैं, आपको लग रहा है सर इतने बड़े रूल हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे हम इनको याद रखेंगे। जस्ट एक बार आप इन सभी रूल्स को, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको आप रीड आउट करो, ठीक है ना। उससे आपको एक आइडिया होगा भी हमें ऐसे ऐसे काम करना है, ये काम दिया जाएगा और हमें उसको ऐसे फॉलो करना है, ये हमारा प्रोसीजर होगा। क्लियर। उसके बाद जैसे हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे ना, तो आपको ये रूल ऐसे चुटकियों में याद करवा देंगे भी क्वेश्चनों के अंदर। हाँ भाई ये रूल थे, बस ज्यादा कुछ नहीं, जस्ट एक बार रीड कर लेना है, माइंड में सेट हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं सेट होंगे तो एक्सरसाइज 2.2 की वीडियो जब आएगी तो उसमें तो पक्का सेट कर ही देंगे भी। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।